पुराने जमाने की बात है कि एक ऐसा बेवकूफ सनाई था जो कोई भी काम सीधा नहीं कर सकता था। हत्ता कि बाल काटते वक्त वो कान काट देता था और हजामत करते वक्त गला। नतीजा ये हुआ कि उसका सारा काम ठप होता चला गया और वो अपनी चीजें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि उसके घर में सिर्फ दो चीजें ही बाकी बची, उसका उस्तरा और उसकी बीवी। और ये फैसला करना दुश्वार था कि इनमें से ज्यादा तेज कौन है। एक दिन नाई की बीवी उसे बेवकूफियों पर ताना दे रही थी कि वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने का क्या फायदा है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी भी किसी को कमाने नहीं दूंगा, ये हकीकत है। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर उससे कुछ मांगो। शहजादी की शादी हो रही है और बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा है। बादशाह से कहो कि तुम्हें भी कुछ दे दे। नाई ने फिर ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर उससे कहा कि वो नाई को कुछ दे दे। कुछ भी क्या दूं? बादशाह ने पूछा। अब नाई की बीवी ने ये तो नहीं बताया था कि उसे क्या मांगना चाहिए और नाई का अपना दिमाग कुछ भी सोचने से कासिर था। नाई ने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दे। कुछ जमीन दे दूं? बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई कि वो भी कुछ मसले से निकला। वो बोला, हाँ, कोई भी जमीन दे दे। बादशाह ने उसे शहर से बाहर एक उजड़ी पजड़ी जमीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला है, जल्दी दो ताकि मैं रोटी खरीद लाऊं। नाई ने जमीन का बताया तो वो आग बबूला हो गई और उससे खूब डांटा कि ऐसी गैर आबाद जमीन हमारे किस काम की। नाई बोला, लेकिन जमीन तो जमीन है, वो कहीं जाएगी नहीं और हमारे पास हमेशा रहेगी। क्या तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई दूसरा है? जमीन का क्या फायदा अगर हम इसमें कुछ काश नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल है? बीवी ने गुस्से से कहा। नाई मुंह लटकाकर बैठ गया, मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करे। आखिरकार उसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी जमीन पर चली गई। इसके बाद उसने नाई को कहा कि वो भी उसकी नकल करे और खुद गौर से जगह जगह जमीन को देखने लगी। मगर जैसे ही कोई आदमी उनके करीब आता वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी नहीं कर रही हो। उसी जमीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे। वो सारा दिन देखते रहते कि नाई और उसकी बीवी छुपकर जमीन में कुछ तलाश कर रहे हैं। जब शाम ढली, एक चोर नाई के पास गया और उससे पूछने की कोशिश करने लगा कि उसे किस चीज की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर गोया थक कर कहने लगी, ये जमीन मेरे दादा की है, उन्होंने यहाँ अशरफियों की 5 देगे दफन की है, मगर हमें उनकी सही जगह बताने से पहले ही फौत हो गए। अब हम वो देगे तलाश कर रहे हैं। तुम किसी से भी ये बात मत करना, वरना वो देगे तलाश करके ले जाएगा और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। मगर शाम ढले, जब नाई और उसकी बीवी घर चले गए तो चोर अपने साथियों को लेकर आया और सातों मिलकर अपने बैलों से हल चला चला कर खजाना तलाश करने लगे। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मरतबा हल चला दिया गया हो, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेत में हल चला देखा तो बहुत खुश हुई और फिर वो बीज उधार लेकर आई और जमीन में बो दिए। हल बहुत ही अच्छा चला था तो फसल भी बहुत ही अच्छी हुई थी। नाई की बीवी ने तमाम कर्जे चुका दिए और फिर भी इतने पैसे बच गए कि उसने कुछ सोना खरीदा और एक मटकी में छुपा दिया। जब चोरों ने ये देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गए। फिर वो नाई के घर गए और उससे कहने लगे, हमें फसल में कुछ हिस्सा दो क्योंकि हमने हल चलाया था। नाई की बीवी हंसी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था कि जमीन में सोना है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिला। अब वो सोना घर में एक मटके में छुपा हुआ है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर चोरों ने कहा, अगर तुम सीधे तरीके से हमारा सोना नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे, बेशक आज रात देख लेना। नाई की बीवी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए। लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल दे। नाई की बीवी ने अपनी आंख के गोशे से उसे छुपते हुए देख लिया। नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को भी नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वो अपनी कमीनगाह से निकला और मटका लेकर फरार हो गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुंचे और माल तकसीम करने की तैयारी करने लगे। मटके लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयाँ रखी है ताकि किसी को शुबा न हो। पहले मिठाई बांट कर खा लेते हैं, फिर सोना बांटेंगे। जंगल में खूब अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टाल मटोल करके मिठाइयाँ निकाली और खाने को मुंह में डाली और साथ ही थू थू करके थूकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई के बजाय आंवले डाल दिए थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा।
अगली सुबह वो नाई के घर पहुंचे और फसल में अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी उनकी शक्लें देखकर हंसने लगी। उस पर चोर बोले, तुमने 2 मर्तबा हमें बेवकूफ बना दिया, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो तनो तनाते हुए चल दिए। जाते जाते एक चोर दोबारा कोने में छुप गया और नाई की बीवी ने इस मर्तबा भी उसे छुपते हुए देख लिया। नाई ने परेशान होकर पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? गद्दे के नीचे तो नहीं छुपा लिया? नाई की बीवी ने उसे तसल्ली दी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं, सोना महफूज है। मैंने उसे बाहर नीम के दरख्त की ऊंची शाखों में एक पोटली में बंद करके छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। रात को जब सब सो गए तो वो अपनी कमीनगाह से निकला और अपने साथियों को बताया। सब चोर नीम के दरख्त के नीचे जमा होकर ऊपर देखने लगे तो कुछ गौर करने पर ऊपर दरख्त पर एक पोटली बंधी हुई दिखाई दी। चोरों का सरदार बोला, वाकई ऊपर पोटली बंधी हुई है। एक आदमी ऊपर चढ़े और उसे उतार कर लाए। एक चोर ने कमीज उतारी, कसकर धोती बांधी और ऊपर चढ़ने लगा। अब हुआ ये था कि नीम के दरख्त पर शहद की मक्खियों ने एक छत्ता बनाकर रखा हुआ था। चोर जब छत्ते के करीब पहुंचा और उसने हाथ बढ़ाया तो शहद की एक मक्खी ने जोर से उसकी रान पर डंक मार दिया। चोर ने तकलीफ से परेशान होकर बेसाख्ता अपनी रान पर हाथ मारा। चोर कहीं के, तुम पोटली नीचे उतारने के बजाय इसमें से सोना निकालकर अपनी जेब में डाल रहे हो। नीचे खड़े चोर चिल्लाए। अंधेरे की वजह से बाकी सब चोरों को भी यही लगा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, दरख्त पर कुछ है जो मुझे चुभ रहा है। दरख्त पर चढ़े चोर ने कहा। उसी वक्त एक दूसरी मक्खी ने भी उसके सीने पर डंक मारा। चोर ने सीने पर हाथ मारकर उसे अलग करना चाहा। नीचे खड़े चोर चिल्लाने लगे, हमने देख लिया है कि तुम सोना छुपा रहे हो। उन्होंने एक दूसरे चोर को ऊपर भेजा, मगर अब शहद की मक्खियां फैल चुकी थी। उन्होंने उस चोर के जिस्म पर भी काटना शुरू कर दिया और वो बेख्तियार अपने जिस्म पर जगह जगह हाथ मारने लगा। बाकी चोरों को भी बहुत गुस्सा चढ़ा कि दूसरा चोर भी बेईमान निकला और ये भी सोना छुपा रहा है। फिर सब चोर एक एक करके ऊपर चढ़ गए और हर एक के साथ ऐसा ही हुआ। आखिर सरदार की बारी आई। उसने छत्ते को मजबूती से पकड़ा ही था कि वो शाख जिस पर सब खड़े थे वजन बर्दाश्त न करते हुए टूट गई और सब नीचे जा गिरे। छत्ता उनके ऊपर गिर गया और मक्खियां उन पर टूट पड़ी। सब चोर जान बचाकर भागे। इसके बाद कई दिनों सुकून रहा, क्योंकि चोर इस काबिल नहीं थे कि चल फिर सकते। नाई और उसकी बीवी सोचने लगे कि शायद चोर अब दोबारा उन्हें तंग नहीं करेंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। एक रात जब वो कमरे की खिड़की खोलकर सोए हुए थे तो नाई की बीवी की आंख सरगोशियों की आवाज से खुल गई। चोरों की आवाज पहचान कर उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि अब बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और नाई का उस तरह पकड़कर खिड़की के साथ छुपकर खड़ी हो गई। पहले चोर ने आहिस्ता आहिस्ता सर अंदर किया और अंधेरे कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। नाई की बीवी ने उस तरह वाला हाथ घुमाया और चोर की नाक काट डाली। खुदाया, मेरी नाक किसी चीज से लगकर कट गई है। चोर तकलीफ से चिल्लाया। अरे खामोश, तुम सबको जगा दोगे, छुप कर अंदर जाओ। बाकी सब चोरों ने आहिस्ता आवाज में उसे डांटा। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरी नाक से खून बह रहा है। चोर चिल्लाए, अरे बुज़दिल, तुम्हारी नाक खिड़की से टकराकर जख्मी हो गई है और तुम रो पिट रहे हो। मैं अंदर जाता हूँ, दूसरे चोर ने कहा और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने सर अंदर किया, नाई की बीवी ने अपना उस तरह चला दिया और उसकी नाक भी कटकर जा गिरी। खुदाया, अंदर वाकई कोई तेज चीज है। चोर तकलीफ से चीखा। बांस की कोई काश निकली होगी, तुम एक तरफ हो, मैं देखता हूँ। तीसरे चोर ने कहा और अपना सर खिड़की से अंदर डाला। फिर वही हुआ, उसकी नाक भी कटकर दूर जा गिरी। ओह, वाकई कोई अंदर तेज चीज है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी नाक ही काट डाली। तीसरा चोर पीछे हटते हुए कराहा, बेवकूफो, तुम बुज़दिल हो, मुझे अंदर जाने दो। चौथे चोर ने खिड़की में सर डाला और नाक कटवा बैठा। फिर पांचवें और छठे चोर के साथ भी ऐसा ही हुआ और सरदार की बारी आ गई। साथियों, तुम सब जख्मी हो गए हो। एक आदमी को ठीक रहना चाहिए ताकि सब जख्मियों की हिफाजत और तीमारदारी करे। किसी अगली रात वापस आते हैं, सरदार ने कहा। सब चोर वापस पलट गए। नाई की बीवी ने चिराग जलाया और तमाम चोरों की नाक एक डब्बी में जमा कर ली। चंद दिन सुकून से गुजरे। मौसम खूब गर्म हो गया और कमरे के अंदर सोना मुमकिन न रहा, तो नाई और उसकी बीवी ने बाहर सहन में चारपाइयां बिछा ली। फिर चोर चंद दिन के बाद वापस आए। उन्होंने सोचा कि सोना जरूर नाई की बीवी के पास है और उसे ही उठाकर ले जाते हैं। वो दबे पांव आगे बढ़े और उसकी चारपाई अपने कांधों पर उठाकर जंगल में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर के बाद नाई की बीवी की आंख झकोले खाने से खुल गई और ये जानकर दंग रह गई कि चोर उसकी चारपाई उठाकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो सोचने लगी कि अब मैं कैसे बचूंगी। कुछ देर के बाद चोर एक घने बरगद के दरख्त के नीचे रुके और मशवरा करने लगे कि यहाँ कुछ देर रुकते हैं और चारपाई रखकर कमर सीधी कर लेते हैं। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना और उसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली कि लगता था कि वो बिस्तर पर ही लेटी है और फिर बरगद की एक लटकती चट्टान को पकड़कर ऊपर चढ़ गई और शाखों में छुप गई।
चोरों ने चारपाई कांधे से उतारकर नीचे जमीन पर रख दी और फैसला करने लगे कि पहरे की पहली बारी किसकी होगी। सरदार के नाम कुरान निकला। बाकी सब अभी तक नाक के जख्मों की वजह से तकलीफ में थे। फिर सब चोर सो गए और सरदार पहरे पर खड़ा हो गया। नाई की बीवी को अचानक एक ख्याल सूझा। उसने अपना सफेद दुपट्टा चेहरे और सर के गिर्द लपेटा और आहिस्ता आवाज में मोहब्बत भरे गाने गाने लगी। चोरों के सरदार ने ऊपर देखा तो उसे चांदी में एक खूबसूरत औरत दरख्त पर बैठी दिखाई दी। उसने सोचा कि ये जरूर दरख्त की परी है जो मुझ जैसे हसीन शख्स पर आशिक हो गई है। उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और पूछा, तुम कौन हो? हसीना, नीचे जमीन पर उतरो, मुझसे खौफ मत खाओ। परी ने जवाब नहीं दिया और आशिकाना गाने धीमे सुरों में गाती रही। सरदार ने ये देखा तो खुद दरख्त पर चढ़ने लगा। जब वो परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक सर्द आह भरी और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ऐ परी, इतना उदास होने की क्या बात है? सरदार ने बेताब होकर पूछा। नाई की बीवी ने उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक हरजाई हो और मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लंबी नाक वाले मर्द हमेशा हरजाई ही होते हैं। सरदार ने उसे अपनी वफा का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की मगर वो न मानी। आखिर नाई की बीवी ने कहा, ऐसा करो कि अपनी जुबान को लंबा सा बाहर निकालो, मैं इसे छूकर जान लूंगी कि ये जुबान सच बोलती है या झूठ। चोरों के सरदार ने खुश होकर अपनी जुबान खूब बाहर निकाली और इस तरह से उसकी जुबान को काटकर 2 टुकड़े कर दिया। चोरों की नाक काटने के बाद नाई की बीवी ने उसे इस तरह अपने पास ही रख लिया था। अब सरदार तकलीफ की शिद्दत से जोर से चीखा और दरख्त से नीचे जा गिरा। क्या हुआ, क्या हुआ? दूसरे चोर जाग गए। सरदार ने ऊपर दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन बोल न सका। वो जुबान कटने की वजह से बोलने से कासिर हो चुका था। लगता है कि सरदार पर जादू हो गया है, दरख्त पर जरूर कोई आसेब है। चोर घबरा कर बोले। उसी वक्त नाई की बीवी ने अपनी सफेद चादर लहरानी शुरू कर दी और मुंह से खौफनाक आवाजें निकालने लगी और अपने घर की तरफ भागने लगे और दूर निकल गए। तो नाई की बीवी ने भी अपनी चारपाई सर पर उठाई और घर की तरफ वापस चल पड़ी। सरदार की जुबान का जख्म कुछ ठीक हुआ तो उसने मुश्किल से बताया कि उसके साथ हुआ क्या था। चोर अब अपनी नाक और जुबान कटवाकर इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि नाई की चालाक बीवी से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। फिर वो बादशाह के पास चले गए और उससे इंसाफ तलब करने लगे कि वो नाई से उन्हें उनकी मेहनत का मुआवजा दिलवाए। लेकिन नाई की चालाक बीवी ने भी अपना मुकदमा पेश कर दिया और सबूत के तौर पर चोरों की नाकें पेश की। जब बादशाह ने चोरों की नाकें देखी और सारा किस्सा सुना तो उसने चोरों को जेल में डलवा दिया और नाई को अपना वजीर आजम बना दिया। बादशाह ने कहा, जब तक इस नाई के सर पर इसकी अक्लमंद बीवी का साया सलामत है, ये कोई अहमकाना काम नहीं कर सकता और हमें इसकी बीवी के साथ होते हुए इससे बेहतर वजीर नहीं मिल सकता। इस तरह नाई की बीवी की अक्लमंदी की वजह से उसकी चोरों से भी जान छुट गई और उनके हालात भी बेहतर हो गए।